नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है बुधवार और डेट है नवंबर 22, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप अपने डिवाइसेस के ऊपर पा सकें। अब ज़्यादा देरी किए बिना शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तो पहले फ्रंट पेज से हम देख लेते हैं, फर्स्ट विजुअल्स ऑफ 41 पर्सन्स ट्रैप्ड इन टनल एमर्ज। तो ये एक उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर से एक न्यूज़ होने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 41 मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल थी जो सिलकेआरा में बनाई जा रही है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तराखंड में, और 41 वर्कर्स यहाँ पर फंस गए हैं। अब जो रेस्क्यू टीम है उसने एंडोस्कोपिक कैमरा लगाकर इनकी फोटोग्राफ्स वगैरह निकालने की कोशिश की, और ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये 12 नवंबर को खींची गई है। इस जो ये पाइप लगाया गया है एंडोस्कोपिक कैमरा जिसके थ्रू डाला गया है, ये एक 6 इंच का पाइप है जिसके थ्रू खाना वगैरह इन वर्कर्स को भेजा जा रहा है, और अभी भी ये ट्रैप्ड हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि क्यों ऐसा हमें देखने को मिला है, कि क्या हुआ ऐसा कि ये ट्रैप हो गए हैं। तो आपको जानना है कि जो कंपनी थी जो ये बना रही है उसने मापदंड जो होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उसे क्रॉस करके ब्लास्टिंग मेथड के थ्रू इसे बनाने की कोशिश की। मतलब डायनामाइट लगाकर ये पहाड़ को फोड़ते जा रहे थे और जाकर टनल बनाते जा रहे थे। टनल जब बनने लगी और आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद एक ब्लास्टिंग के दौरान ऊपर का जो मलबा था पहाड़ का वो आकर भड़बड़ाकर नीचे गिर जाता है और ये 41 लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और जाननी है कि एक कॉन्ड्यूट पाइप भी लगाकर रखा जाता है। ये मापदंड हैं जिन्हें सिविल इंजीनियरिंग के मापदंड कहा जाता है और इन्हें फॉलो करना चाहिए अगर आप टनल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जिसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टनल बनती है उसके साथ साथ एक पाइप भी साथ में चलता रहता है, और जब तक ये टनल पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इस पाइप को नहीं हटाया जाता। ये पाइप इसलिए होता है कि अगर मान लेते हैं कि कभी फ्यूचर में ये टनल गिर जाती है कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो जो भी वर्कर्स या जो भी लोग उस टनल के अंदर फंस गए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। अब ये जो पाइप लगाया गया है जिसके थ्रू एंडोस्कोपिक कैमरा लगाया गया है, ये एक 6 इंच का पाइप लगाया गया है जिसके थ्रू इन लोगों को खाना और पानी वगैरह भेजा जा रहा है, और आज करीबन 11 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और अब भी ये इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। इसके बाद आपको देखना है कि भारत सरकार क्या कर रही है। तो भारत सरकार की जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक डिक्टेट निकल कर आया है। वो कह रही है कि मीडिया को चेतावनी दे रही है कि आप इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा कवर ना करें और लाइव फुटेज वगैरह ना दिखाएं, ताकि वर्ल्ड वाइड हमारी जो बदनामी होनी चाहिए वो ना हो, क्योंकि ये एक गलत चीज़ है। आप देख सकते हैं 41 जानें इसमें फंसी हैं, इसके पीछे बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, और अगर मीडिया में इसे लगातार दिखाया जाएगा तो वो जिम्मेदारी तय की जा सकती है। लेकिन अगर मीडिया में इसे दिखाया ही नहीं जाएगा और मीडिया से इसे स्किप करा दिया जाएगा तो जो जिम्मेदारी तय करी जानी है वो नहीं तय करी जा सकेगी, और जो लोग हैं जिनकी वजह से ऐसा हमें देखने को मिला, जिन्होंने ब्रीच किया है कोड्स को, उन्हें सजा नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि गवर्नमेंट एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। 2024 में इलेक्शन है और गवर्नमेंट को हमें देखने को मिला है कि वो हमेशा ये काम करती है, प्रेजेंट डे गवर्नमेंट, कि वो हर चीज़ में फूक फूक कर कदम रखती है। अगर कोई चीज़ उसे फायदा दिला रही है तो वो जाकर वहाँ पर बहुत अपना प्रचार प्रसार करवाती है, मीडिया में 24 घंटे वही चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन अगर कहीं गलती होती है गवर्नमेंट की, जहाँ पर गवर्नमेंट पकड़ी जाती है, वहाँ पर वो ऐसे सर्कुलर जारी कर देती है अपनी मिनिस्ट्री द्वारा कि इस चीज़ को कवर ना करें, इसका लाइव ना दिखाएं। अब आपको एक चीज़ समझना है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा कि अगर आप लाइव देख सकते हैं इसे, और अगर लाइव हम देख सकते हैं इसे किसी मीडिया चैनल के अंदर, तो इससे जो रेस्क्यू टीम है उसके ऊपर दबाव ही रहेगा ताकि वो जल्दी से जल्दी इन वर्कर्स को अंदर से बाहर निकाले। अगला एक फ्रंट पेज से अगली खबर है, नेतन्याहू हमास चीफ हिंट एट डील ऑन गाजा ट्रूस। जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं उन्हें पता है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमस नामक एक आतंकवादी संगठन है जो कि बहुत सारे पश्चिम देशों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित है। उस हमस संगठन के कुछ आतंकवादी लड़ाकों ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और इजराइल में बहुत लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद इजराइल ने बदला लेते हुए गाजा के ऊपर हमला कर दिया जहां पर हमस का सेंटर लोकेटेड है, और बहुत सारी मिसाइलें दागी गई, बहुत सारे लोगों की जान चली गई इस दौरान। और अब देखने को मिल रहा है कि हिंट आ रही है कि आगे के दिन हमें देखने को मिल सकता है कि जो लड़ाई चल रही है इस पर विराम लगाया जा सकता है। नेतन्याहू का भी यही कहना है जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और हमास का जो चीफ है इसका भी यही कहना है। आगे हम देखते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्राइड ऑफ असम।
ये वन हॉर्न्ड राइनो है और ज्यादातर भारत के अंदर वन हॉर्न्ड राइनो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है असम के अंदर ये पाए जाते हैं और असम के अंदर सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। उसके बाद ये जो पिक्चर है ये आप देख सकते हैं कहाँ की है, ये असम की ही मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है। आपको याद रखना है ये चीज, ये पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मौजूद है, तो ये असम के अंदर मौजूद है। यूपीएससी डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है एक स्टेटमेंट बनाकर कि वो स्टेटमेंट में इस जानवर की डिस्क्रिप्शन दे देगा कि ये कैसा दिखता है, सिंगल हॉर्न्ड होता है और क्या एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। उसके बाद आपसे ऑप्शंस पूछेगा कि हम इस जानवर को कहां पा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारा सिंगल हॉर्न्ड राइनो है, जिसे हम वन हॉर्न्ड राइनो कहते हैं, इसे हम असम के अंदर पा सकते हैं, भारत के अंदर पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, साथ ही साथ काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, और भी असम की 1-2 सेंचुरीज है जहां पर हमें वन हॉर्न्ड राइनो मिल सकता है। आगे हम चलते हैं। तो इजराइल लिस्ट लश्कर-ए-तैयबा एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो 26/11 हमला जो किया गया था भारत के ऊपर लश्कर-ए-तैयबा द्वारा, उस आतंकवादी संगठन को आज तक विश्व के अंदर बचती हुई नजर आई हैं जो यूएन की बॉडीज हैं इसे आतंकवादी संगठन घोषित करने में। लेकिन यहां पर हमें देखने को मिला है कि जो इजराइल है वो 26/11 की 15वीं एनिवर्सरी के मौके पर इसे जो लश्कर-ए-तैयबा है इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने जा रही है। आगे हम चलते हैं। अलार्मिंग काउंटडाउन। तो आपको समझना है ये यूनाइटेड नेशंस की एक नई रिपोर्ट निकल कर आई है और ये रिपोर्ट है हमारी कार्बन एमिशन से रिलेटेड। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस ने नाम दिया है ब्रोकन रिकॉर्ड। अब ब्रोकन रिकॉर्ड क्यों नाम दिया है, तो आपको इसे समझना है। सबसे पहले आपको समझना है कि मुद्दा क्या है कार्बन एमिशन, नेट जीरो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कार्बन एमिशंस क्या होता है। कार्बन एमिशंस का सिंपल तौर पे मतलब है कि कार्बन जो है उसे एमिट करना, उसे छोड़ना, प्रदूषण में उसे शामिल कर देना, एनवायरनमेंट में उसे घोल देना किसी भी मेथड के थ्रू। अब यहां पर हम पेड़ों की अगर बात करें, अगर हम पेड़ काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो आपको पता है कि पेड़ों के अंदर कार्बन स्टोर होती है और अगर हम उसे जला देते हैं तो ये जाकर एनवायरनमेंट में दोबारा मिल जाती है। तो ये एक फॉर्म हो गया कार्बन एमिशन का। उसके बाद जो फैक्ट्रियां काम करती हैं, कोयले से जो काम होता है, ये सब चीजें, जो व्हीकल्स चलती हैं, ये सब कार्बन एमिशन करती हैं। अब नेट जीरो क्या होता है, तो एक टारगेट रखा गया है कि हम जितना कार्बन छोड़ेंगे उतना ही कार्बन हम रिकवर कर देंगे, जिससे हमें नेट जीरो मिलेगा रिजल्ट। मतलब कि जैसे हम 1000 पेड़ काट देते हैं किसी कंस्ट्रक्शन, किसी इंडस्ट्री को बनाने के लिए, तो हमें कम से कम 10,000 पेड़ लगाने होंगे, जिससे क्या होगा, एक जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो हमें नेट जीरो निकल कर आएगा कि जो भी देश है वो जितना प्रदूषण कर रहा है उतना ही वो कार्बन को अपने यहाँ कैप्चर भी कर लेता है। तो इसे हम कहेंगे नेट जीरो। तो अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होता है विश्व के अंदर, उसके बाद देखने को मिलता है कि फैक्ट्रियां बहुत सारी बन जाती हैं और जो नेचुरल रिसोर्स है हमारे, उन्हें बहुत तेजी से काटे जाने लगता है। और जब ये नेचुरल रिसोर्सेज को काट दिया जाता है, उसके बाद बाकी जो देश जो विकसित नहीं थे, जो विकासशील देश थे, वो भी अब विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो भी अपने देशों में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन है, कार्बन एमिशन है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब समस्या की स्थिति ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग एक शब्द आप सुनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी का जो एक आम टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उससे ज्यादा तापमान हो जाना, जिसमें सारी चीजें जो पृथ्वी अपने ऊपर बैलेंस बनाकर चलती है वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब देखने को क्या मिला है कि माना जा रहा है, साइंटिस्टों का कहना है कि 2100 तक हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है पृथ्वी का वो 2.5 डिग्री सेल्सियस से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक हो जाने का अनुमान है। और ये अगर ऐसा हमें देखने को मिलता है तो ये एक तरह से क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ लेकर आएगा इस पूरी पृथ्वी के ऊपर। हमें हर जगह इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, समुद्री जीव के ऊपर, जो जंगलों में जिंदगियां रहती हैं उनके ऊपर, साथ ही साथ जो हमारा खेती है, किसानी है, इन सब के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा हमें नुकसान हुआ है। जिसकी वजह से जो यूनाइटेड नेशंस है वो काम कर रहा है, वो देशों को टारगेट दे रहा है कि आप अपना जो कार्बन एमिशन है इसे कम से कम करके नेट जीरो ले आएं। आपको याद रखना है कि भारत ने जो टारगेट दिया है कि कब भारत नेट जीरो देश बन जाएगा, तो आपको याद रखना है भारत ने टारगेट दिया है 2070 का। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें अगर टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है
और जो आपको एक चीज समझनी है यहाँ पर सबसे पहले कि कितना हम मान रहे हैं कि कितना टेम्परेचर हम कम कर लें तो चीजें सुधरी रहेंगी। तो ये है 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान इंडस्ट्रियल लेवल से पहले की तुलना में जब हम देखेंगे। तो आपको यहां समझना है कि जो रिपोर्ट आई है ये कह रही है कि हमें 2030 तक टेम्परेचर को अगर 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है तो हमें 28% जो हमारा एमिशन है उसे घटा देना होगा, और अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है तापमान 2030 तक हमें 42% एमिशन हमें कम करना होगा वर्ल्ड वाइड। अब आप यहां पर अगर देखें, अगर पूरे विश्व की हम बात करें तो पूरे विश्व में 57.4 बिलियन टन 2022 के अंदर एमिशन किया गया है। इसके बाद 2021 से अगर हम तुलना करेंगे तो ये 1.2% ज्यादा है। तो आप यहां देख सकते हैं कि जब टारगेट्स बन चुके हैं उसके बावजूद क्या हमें देखने को मिल रहा है कि हम अभी भी इंक्रीज पर हैं, अभी भी जो हम एमिशन कर रहे हैं वो हम अनुमान से ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से समस्या हमें देखने को मिलेगी। इसी को लेकर जो रिपोर्ट का टाइटल रखा गया है मैं आपको बता चुका हूं। रिपोर्ट का टाइटल इसी चीज को ध्यान में रखकर लिखा गया है, और इस रिपोर्ट के टाइटल में यही कहने की कोशिश की गई है कि सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो जाएंगे अगर अभी हमने अपनी जो व्यवस्था है, जो चीजें हैं उन्हें सही करने की दिशा में काम करना शुरू नहीं किया। तो आगे हम चलते हैं। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से आप देख सकते हैं ये क्लाइमेट फाइनेंस की यहां पर बात हुई है। तो आपको जानना है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने जा रही है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की, UNFCCC कहते हैं इसे हम। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 इस साल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने जा रही है और हमारी समिट होने जा रही है। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि OECD जो कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये जो कंट्रीज हैं जिसमें महंगी अमीर कंट्रीज आती हैं जैसे कि US, UK, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा, तो ये सब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज आती हैं इनका एक टारगेट है कि हम कैसे जो क्लाइमेट चेंज है इसके लिए हम कैसे लड़ें और कैसे हम पैसों का इंतजाम करें। यहाँ आप क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब हो गया कि कैसे हम पैसे इकट्ठा करें, कैसे हम लोन दें, कहाँ से हम पैसा कलेक्ट करें ताकि हम उस पैसे को लगा सकें, माफ कीजिएगा, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे के ऊपर। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये सब रणनीतियाँ बना रहे हैं और हमें देखने को मिलेगा कि कैसे ये OECD कंट्रीज जो हैं ये फंड को कलेक्ट करती हैं, क्या ये तरीका अपनाती हैं जिससे ये फंड कलेक्ट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर समझाया एडिटोरियल सेक्शन में कि क्यों इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हमें क्लाइमेट एक्शन पे काम करना है। लेकिन आपको एक चीज़ जाननी है कि पैसा सबसे ज़रूरी है इस चीज़ पे काम करने के लिए। जब ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात होती है और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है तो जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। और आज जब हम बात करेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे जिनका प्रदूषण करने का लेवल थोड़ा कम है। तो एक चीज़ मानी गई कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इन्हें डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा देना चाहिए ताकि ये एक तरह से कंपेंसेशन होगा, ताकि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये अडेप्टेशन मेथड्स को अपना सकें जिससे कम से कम पॉल्यूशन हमें देखने को मिले इस चीज़ के बाद से। आगे हम चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू ब्रिंग चिल्ड्रन इनटू द एडॉप्टेशन पोल। तो सबसे पहले आपको जानना है कि भारत के अंदर कौन सी ऐसी एजेंसी है जो एडॉप्टेशन के लिए काम करती है। तो इसका नाम है कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये हमारी जो बॉडी है ये काम करती है एडॉप्शन से रिलेटेड। अब यहां पर आपको देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी से कहा है कि उन्हें हर महीने, हर 2 महीने में उन्हें एक ड्राइव चलानी चाहिए जिससे वो ऐसे बच्चों की खोज कर सकें जो कि ऑर्फन्ड हैं, जो कि अनाथ हो चुके हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें ले नहीं जा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स ड्रग एडिक्ट्स हैं, एल्कोहलिक हैं या एब्यूजिव हैं, अनसाउंड माइंड के हैं, और वो बच्चे किसी संस्थान में, किसी अनाथ आश्रम में 1 साल तक रहे हैं और उन्हें अडॉप्ट नहीं किया गया है, उनसे मिलने कोई नहीं आया है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो प्रदेश हैं, साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इन्हें हर 2 महीने में एक ड्राइव चलानी चाहिए और ऐसे बच्चों की पहचान करनी चाहिए और इन बच्चों को अडॉप्शन पूल के अंदर रखना चाहिए। अब आपको देखना है कि भारत के अंदर जब हम बात करते हैं अडॉप्शन की तो आपको एक चीज समझनी है कि बहुत लोग सोचते हैं कि इन बच्चों को कोई लेने नहीं आ सकता क्योंकि मानते हैं कि लोग शायद इन्हें लेना नहीं चाह रहे हैं, अडॉप्शन नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी की तो रियलिटी में पेरेंट्स ज़्यादा हैं जो अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं,
लेकिन सरकारों की ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से अडॉप्शन की जो टेक्निक है भारत के अंदर, जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इतना टाइम, इतना झेलने के बाद जो पेरेंट्स जो विलिंग होते हैं कि हाँ हम किसी बच्चे को अपने यहाँ ले जाएंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, वो अंततः हार मान लेते हैं। इतना ज़्यादा तामझाम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को भी सरल करने के डायरेक्शन से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है